Welcome to session. So continuing our discussion from where we left in the last class, right? तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, राइट? तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी. गाइस प्लीज बी ऑन टाइम. ठीक है, कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कैसे क्या होता है. तो हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन जो थी वो थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, राइट? आई हैव शोन यू अ डायग्राम. उस डायग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एंट है, एक एंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना? तो उस एंट की इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या थी, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या थी, ये सब चीजें हम लोगों ने समझा. उसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन निकालने के मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू मेथड्स. एक वो है कि जहां पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी लर्नड अबाउट. अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको फील आएगी. सुने ध्यान से. सपोज ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, वही एंट वाला केस हम देख रहे हैं. ठीक है, समझिएगा, ठीक है ना? अब समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्लैरिटी एक बार आ जाती है तो सवाल सब बनने लगेगा खट खट खट. सुनिए ध्यान से. सपोज इफ आई से कि ये जो एंट है, इस एंट की, यू नो, द एंट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इट फॉलोज सम पाथ लाइक दिस, इट रीचेस सम पॉइंट हियर. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है. लेट अस से ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी एंट की, ये फाइनल पोजीशन है. तो वी नो दैट, अगर मैं, ध्यान समझना, अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इफ आई ज्वाइन दिस, देन दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है. फील करना, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर. ये हम लोगों ने समझा था. ठीक है, अब देखो, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस. दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, इट इज ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस. क्या क्लियर है? ये क्लियर है? डिड अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये निकालेंगे कैसे? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है. हम लोगों ने कल देखा कि एक वेक्टर ट्रायंगल बना रहा है. वेक्टर ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाएंगे, ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. अब जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं, समझे ध्यान से, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर जो होगा वो आएगा एस कैप, विच इज इक्वल टू एस वेक्टर बाय एस वेक्टर का मॉड्यूलस, दैट इज एस. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस कैप, right? S cap will be S vector by modulus of S vector, which is S. So that will give us S cap. ठीक. अब सवाल ये है कि सपोज आपसे बोला जाए कि बताइए कि एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ. तो एंगल कितना बना रहा है ये समझने के लिए देखिए, मैंने आपको जो बात बोली थी, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, फील करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये है लाइन ऑफ एक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन है. फील करें. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिले, ये देखिए 2D प्लेन में कहीं पे भी है, वेरी गुड. क्या अलाउबल मूवमेंट देके मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूं ऑन अ लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रोवाइडेड वेक्टर, प्रोवाइडेड सपोर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पैरेलल. क्या मैं ये जो प्रोवाइडेड सपोर्ट है, जो सपोर्ट है जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनी है, क्या उसके पैरेलल ये लाइन मैंने ले ली, और फिर क्या मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर सकता हूं? इफ आई डू इट, फील करें, इफ आई डू इट, व्हाट आई विल गेट? इफ आई डू इट, आई विल सी दैट माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल गेट शिफ्टेड टू दिस लोकेशन. मैं अलाउबल मूवमेंट दूंगा इसको, इट विल शिफ्टेड टू दिस लोकेशन. समझ में आ रही है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. यही समझ है, यही मैंने आपको सिखाया है, और मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. देखो आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर आ गया. दिस इज द सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर आ गया. अब जब ये इधर आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपका आ रहा था, कुछ तो एक
समथिंग यू विल गेट, राइट? इट विल बी लाइक 3i माइनस 4j कैप। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लो से लिख के बोलता हूं, से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू सपोज 3i कैप माइनस 2j कैप। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -2। तो इस चीज का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इस चीज का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूं, ये सब पुरानी बातें हैं, क्या आपको फील हो रही है? ये लेंथ 3 आ जाएगा और ये लेंथ 2 आ जाएगा, यस और नो? ये लेंथ 2, ये लेंथ 3। तो क्या ये एंगल निकाल पाना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है? तो कैन आई से व्हाट इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस? तो दो तरीके से मैं आंसर दे सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी बता सकता हूँ। प्लस प्लस मैं ये भी बता सकता हूँ कि कि वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकल जाता है तो वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना बड़ी बात नहीं है, 90 डिग्री माइनस थीटा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? आर यू गेटिंग अ फील ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास? सो दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो आई विल यूज डार्क फॉन्ट, नो वरीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप। मान लो, से मतलब मान लो 3i कैप माइनस 2j कैप। तो क्या ये जो टिप है, इस टिप का जो कोऑर्डिनेट आएगा, क्या वो आएगा 3 कॉमा माइनस 2? सो 3 कॉमा माइनस 2 मतलब ये लेंथ 3 आएगा और ये लेंथ 2 आएगा, ये वाली लेंथ। तो क्या tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस करके मैं थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ, एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इधर आ रही है, बट जनरली आपको एग्जाम में जो दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज ही रहेंगे मोस्टली, ठीक है ना? तो दैट इज हाउ यू विल डू। ठीक है, ओके। क्या क्लियर है ये? क्या बात समझ में आ रही है? ओके, सो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट लिखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थियरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको हाईलाइट करके अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट does not always depend on path taken by the body, ठीक है? पर्टिकुलरली जैसा कि ये एंट का मोशन हुआ, इस एंट के मोशन में जो कि 2D प्लेन में चल रहा था, रैंडमली ऐसे ऐसे कई भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द path taken by the body. Why we are saying does not always depend on the path taken by the body? What if the body is moving in a straight line? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट एनी यू टर्न, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम। तो मैं ये पॉइंट आपको बताऊंगा कि इफ बॉडी मूव्स इन, लिखिए यहाँ पे, इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। If a body moves in a straight line path, that is a rectilinear motion, then displacement vector का magnitude is equal to distance traveled. बट ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए? रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, विदाउट एनी यू टर्न। इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, विदाउट यू टर्न, मैं ये भी लिख देता हूँ, क्योंकि यू टर्न अगर लेगा तब भी बॉडी की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन फिर भी उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम नहीं होगा। तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट एनी यू टर्न, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपको डिस्टेंस ट्रैवल देगा, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से सुनो। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर पाथ विदाउट एनी यू टर्न, मतलब देखो देखो ऐसे जाना और फिर ऐसे वापस आ जाना, ये भी स्ट्रेट लाइन में ही हुआ, लेकिन इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ये पूरा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ ये वाला। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट अगर हम यू टर्न लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी यू टर्न, देन उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल देगा। क्या क्लैरिटी है ये? लिख लो इसे फास्ट, बढ़ते हैं आगे फास्ट।
डन, वो डायग्राम बना लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट if starting and ending points are same, if starting and ending points are same। मतलब क्या है सर? सपोज इफ आई से कि एक रेगुलर फिगर लेता हूं, सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, समझो आप सर्कुलर पाथ में ये यहां से स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो इट्स अ मोशन इन अ क्लोज्ड पाथ। तो आप यहाँ पे इस सर्कल में चले 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 चले, आप यहाँ पे आके रुक गए, तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पोजीशन, दिस इज व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास, सुने ध्यान से, अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ, एक क्लोज्ड पाथ हो, और क्लोज्ड पाथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्टार्ट किए यहां से और आप एंड भी किए यहीं पे, पूरे घूमे यहीं पे एंड किए, स्टार्ट किए घूमे पूरा और यहीं पे एंड किए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो क्लोज्ड पाथ में अगर आप चले तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होगा जब स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट सेम है, समझ में आ रही है? तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एल्स वी विल हैव सम डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? सॉरी, क्या बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। लिखें ये सब, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और ऑलवेज डिटरमिन्ड, ये आपका फंडा है, फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट कभी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने कल आपको बताया था पिन पॉइंट टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक बताया था इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कार्डिनल रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी or particle is always assumed to be zero। ये एक कार्डिनल रूल है, ये आपको समझ के रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का हमेशा जीरो माना जाएगा और फिर वहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट में अगर जब बॉडी है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी? जीरो, और फिर अकॉर्डिंगली उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगी। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज अज्यूम टू बी जीरो, ये एक इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम जीरो मानते हैं। क्विकली इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। इज इट रेनिंग और व्हाट? इज इट रेनिंग इन योर एरिया? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसी पॉइंट के साथ में एक एडिशनल पॉइंट, सुने ध्यान से, इसी पॉइंट के साथ में एक एडिशनल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, सुने ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में पोजीशन डिफाइन की थी, तो एक एडिशनल पॉइंट लिखना यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखाता हूँ एक एडिशनल पॉइंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो कि पोजीशन इज ऑलवेज determined
फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, लेकिन पोजीशन जो होता है वो हमेशा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिसाइड होता है। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2,3,4 राइट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 7 in time interval or in a time span from 7 AM to 8 AM। ऐसा नहीं होता। पोजीशन जो होता है वो हमेशा इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है। पोजीशन हमेशा इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है, पोजीशन वेक्टर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके ओके ओके, नोट करो फास्ट फास्ट क्विकली, थोड़ा फास्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, सुने ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसका मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के एंगल से। सुने ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट is not always displacement is not always equal to position। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन के बराबर नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन के बराबर नहीं होती है, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से, व्हाई। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। ऐसा क्यों बोला? सुनो ध्यान से, देखो देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज वही एंड वाला एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी, समझना। सपोज यहां से स्टार्ट करके मैं यहां आया, ठीक है? सो ध्यान से देखना। सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। ये आपकी बेसिक डायग्राम है जो कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसा हो रहा है। बार बार बना रहा हूं ताकि आपको ट्रायंगल रूल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वेक्टर है, एंड दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ये है और पोजीशन वेक्टर कुछ ये है और ये है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इनिशियल भी ले लो तो इस तरफ है, फाइनल ले लो तो इस तरफ है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समवेयर एल्स है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कब फिर पोजीशन के बराबर होगा? नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, मतलब क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन के बराबर हो जाए? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बराबर तब होगा, सुनो ध्यान से। सॉरी, लिखे सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे हो, सुने सुने, हड़बड़ी ना करें। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे हो, मतलब आर इनिशियल अगर ओरिजिन पे ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करके कहीं जा रहे हैं तो जो पोजीशन वेक्टर होगी वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगी।
लेकिन अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करके कहीं भी और से स्टार्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? आओ बताता हूं, देखो ध्यान से। सपोज हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना, सपोज हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, एंट हमारा ओरिजिन पे है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, एंट ओरिजिन पे था और ओरिजिन से मूव करके ये कुछ ऐसे जा रहा है, फील करना। तो उस केस में ये ओरिजिन से इसको जो ज्वाइन किया, क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबको दिख रहा है ना? मुझे लग रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। क्या क्लियर है ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनिशियल है, ये फाइनल है। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करें, एंड स्टार्ट करें, बर्ड स्टार्ट करें, बतख स्टार्ट करें, कोई भी, अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर 2D प्लेन में मूव करके कहीं भी जा रहे हैं, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, सॉरी, जो पोजीशन वेक्टर होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा। लेकिन उसके लिए स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट ओरिजिन से करना है। लेकिन अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, मैं अभी क्लियर करता हूँ, सुनो ध्यान से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि बी वेरी अटेंटिव इन क्लास। यहाँ पे अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर बट यू टोल्ड दैट पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज एट ओरिजिन। आई हैव नेवर सेड एनीथिंग लाइक एट दैट। आई हैव सेड दैट पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे होता है, मैंने बोला है किसी भी पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ओरिजिन से, तो जो आपकी पोजीशन वेक्टर इनिशियल है वो 0i कैप प्लस 0j कैप है। इट्स अ जीरो वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज व्हाट इज द थिंग। क्या क्लियर है ये? अच्छा, अच्छा, सुनो 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 सुनो, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर बट वी हैव लर्न दैट देयर इज समथिंग नोन एज अलाउबल मूवमेंट of vectors to bring it to origin. Allowable movement of vectors is a convenience, or it's a something which the property of vectors allows us to do in order to find out some important things like कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको तो मैं ओरिजिन पे कभी भी ला सकता हूं। अरे ओरिजिन पे लाके तुम क्या निकालोगे? तुम निकालोगे कि वो कितना एंगल बना रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, किस एंगल में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो निकालने के लिए वो हेल्प है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो तुम ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उससे तुम निकालोगे क्या? उससे निकालना होता है कि कितना एंगल बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर पोजीशन यहां से स्टार्ट हुआ है, तुम इसको ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट कर दोगे? तुम्हें बोला ही जा रहा है कि एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 3,4, तो व्हाट इज द मीनिंग व्हेन यू से नो नो आई विल टेक इट फ्रॉम जीरो? क्या मतलब है इसको? फिर से एक सवाल, सर पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज एट ओरिजिन राइट? नो, पोजीशन वेक्टर इज एट ओरिजिन डज नॉट मेक एनी सेंस। आई हैव सेड पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है और उसका हेड 3D या 2D स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे होता है, ये क्या, इसका क्या मतलब है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे होता है? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे नहीं होता भाई। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, वेक्टर है तो उसकी एक लंबाई होगी, उसका हेड होगा, एक टेल होगा। पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्लियर? ऑल कंसर्न्स एड्रेस्ड? ठीक है, इसको स्लाइड को, इस स्लाइड समझ लिया आपने? मैंने जब बोला डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, ठीक है, क्या मतलब है? डिड यू अंडरस्टैंड इट?
ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, चलो ध्यान से देखो, क्या क्लियर है ये? अब देखो यहां पे एक पॉइंट मैंने बताई थी, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन मतलब क्या? ये जो स्टेटमेंट है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, व्हेन आई से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ds इज इक्वल टू dr। इसका मतलब होगा ds इज इक्वल टू dr। अब एस डिस्प्लेसमेंट है तो ds वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर, इसका मतलब ये होगा। और ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या फॉर्म? आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हो, इसको बोलते हैं इनफिनिटेसिमल फॉर्म या कैलकुलस फॉर्म। और दूसरा फॉर्म क्या होता है? एवरेज फॉर्म। एवरेज फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? याद करो, क्या डी की जगह पे डेल्टा कर देते थे? तो डेल्टा एस वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमेशा वैलिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? देखो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों पोजीशन के बराबर नहीं होगा उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द 2D कोऑर्डिनेट स्पेस, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। लेकिन हम ओरिजिन से स्टार्ट करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। ये बात आप गांठ बंद के याद रखें। क्या क्लियर है ये? change in displacement will always be equal to change in position vector, but displacement vector equal to position vector ये सही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? change in displacement will always be equal to change in position vector, but displacement is not equal to position vector. Displacement is equal to position vector only when the starting point is origin। ठीक है? yes, अब ध्यान से ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ऑल्दो प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये समझ में आएगा, कितने लोगों को नहीं आएगा। आई विल ट्राई, लेट्स सी। ठीक है, मान लो ये मेरा, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, मैं एक स्टेज से ज्यादा नहीं करा सकता दोस्त, तुम रिकॉर्डिंग देखना और सोचना, ठीक है ना? आपको पॉइंट बताया जा रहा है, मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक ही पॉइंट पे मैं 10 घंटा नहीं रुक सकता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ सिंगल टॉपिक विच आई नीड टू टीच यू। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देखो, पूछो फिर। ठीक है, क्लियर है ये? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए एक इलिस्ट्रेशन बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगी क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना? जस्ट होल्ड, ध्यान से देखना। ये इलिस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा। मान लो मैं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, ये सेकेंड्स है, टाइम जो है ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। इस सिचुएशन में सपोज ये जो लाइन है ये मेरा ओरिजिन लाइन है। ठीक है, एंड लेट अस से दैट, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे ये मेरा t इक्वल टू 0 पे ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। लेट मी से दिस एज पोजीशन वेक्टर एट 0। ठीक है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ये ओरिजिन है, याद रखना, ओरिजिन से मैं ले रहा हूँ ये सारे मेजरमेंट। ठीक है ना? दिखाने का तरीका, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे दिस इज माय पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकेंड, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड में दिस इज माय पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसको मैं r2 का नाम देता हूँ। समझना, वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी एक ही जगह पे 3 लाइन नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिफोर आई गो अहेड ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, बट सर t इक्वल टू 0 ऑलवेज बी ऑन ओरिजिन लाइन ना? नो, मैंने बोला है t इक्वल टू 0 ओरिजिन पे होगा। किसने बोला?
अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ये t इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू 0 पे आप ओरिजिन पे थोड़ा ना जाओ। अगर आप t इक्वल टू 0 पे या किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे आप स्टार्ट करते हो, अगर आप ओरिजिन पे हो तभी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन t इक्वल टू 0 पे आप ओरिजिन से स्टार्ट करो, इसकी क्या जरूरत है भाई? क्यों क्यों जरूरत है? बिकॉज सर, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे अरे, गलत कॉन्सेप्ट है। ये देख, मान ले तेरा ये ओरिजिन है, यहां से तेरे को स्टार्ट करना था, तू यहां से स्टार्ट नहीं किया, तू t इक्वल टू 0 में यहां से स्टार्ट किया रन करना, कर सकता है ना भाई तू? तो ये ओरिजिन है, तो t इक्वल टू 0 पे तू ओरिजिन पे रहेगा, क्या जरूरी है? ऐसा कोई मतलब नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं नेगेटिव टाइम पे जाऊंगा ही क्यों? मैं t इक्वल टू 0 कहीं और से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, समझे? तो ये जो स्टेटमेंट आपने बोला, ये गलत स्टेटमेंट। सब लोग सुने मैंने क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा सर t इक्वल टू 0 ऑलवेज ओरिजिन पे होना चाहिए ना, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को? जरूरी नहीं है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे होना चाहिए, ऐसा अगर होता तो एंड यहां से कैसे स्टार्ट करता? एंड बोलता मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकता, मैं ओरिजिन पे नहीं हूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं? अरे भाई, तो तुम जिस टाइम पे मेजर करना स्टार्ट किए हो, उस टाइम पे किसी भी एक वॉल पे जरूरी थोड़ा ना जो है कि जो चींटी है वो ओरिजिन पे ही रहेगा। लॉजिकल है? ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? आपका वो कंफ्यूजन है, ठीक है, वो मिसकंसेप्शन है, उसे दूर करो। तो ये मेरा, सुनो, ये मेरा ओरिजिन लाइन है। मेरा t इक्वल टू 0 सेकंड पे मैंने पोजीशन वेक्टर को r0 बोला है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर को r1 वेक्टर बोला है, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर को r2 वेक्टर बोला है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, ये जो है, सुनना ध्यान से, ये जो है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है इन 0 to 1 सेकेंड। सुनना ध्यान से, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 1 सेकेंड। शायद दिख नहीं रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 1 सेकेंड। 0 to 1 सेकेंड इंटरवल में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटरवल, लिखाया गया है। तो 0 to 1 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, 0 to 2 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकेंड। समझो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये वाला लाइन देखो, ये जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट in 0 to 2 seconds minus displacement in 0 to 1 second. So this is basically your change in displacement. Change in displacement in 0 to 2 second and 0 to 1 second. 0 to 1 second और 0 to 2 second में, ठीक है। This is what is the thing. अब सुनो ध्यान से। अब अगर आप देखोगे, ये जो है, this is also your change in position vector from 2 seconds, starting from 0 seconds से लेके, this is the change in position vector from 2 seconds, that is 2 t equal to 2 second में जो position vector था, और t equal to 1 second में जो position vector था. So this is the change in position vector from 0 to 2 second से 0 to 1 second. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ध्यान से देखो, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ वही चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी हुआ, या चेंज इन पोजीशन भी हुआ। तो इससे क्या समझे आप कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन वेक्टर के बराबर नहीं हुआ। देखो 0 to 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सिर्फ ये वाला वेक्टर है, देखो S01, स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूं, फील करो। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड इन एन इंटरवल ऑफ 0 to 1 सेकंड, एंड पोजीशन वेक्टर जो 1 सेकंड में आया वो है ये वाला वेक्टर। ये वेक्टर पोजीशन वाला और ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वाला, ये सेम नहीं है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकंड, ये है डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, और 2 सेकंड में जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, ये भी सेम नहीं है। बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकंड एंड 0 to 1 सेकंड, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, और जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है इन 0 to 2 सेकंड एंड 0 to 1 सेकंड, दैट इज R2 minus R1, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये इंटरवल के लिए डिफाइन नहीं होगा,
उसको मैं गलती से लिख दिया मैंने, वो ठीक करता हूँ, R2 माइनस R1। तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, दे आर सेम। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये आपको समझना है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये क्लियर हुआ? पोजीशन वेक्टर R0, R1, R2, फिर डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाया है, डिस्प्लेसमेंट फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाया है इन इंटरवल 0 to 2 seconds and interval 0 to 1 second. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 2 second and 0 to 1 second इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो कि 2 और 1 सेकंड पे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर अब यहां पे देखो, सर इज चेंज इन पोजीशन डिटरमाइंड फॉर इंटरवल ऑफ टाइम? चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटरवल ऑफ टाइम। क्वेश्चन सुनना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चेंज इन पोजीशन डिपेंड ऑन इंटरवल ऑफ टाइम? क्या डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट किसके लिए डिफाइंड है? इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो क्या चेंज इन पोजीशन विल ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर इंटरवल ऑफ टाइम? हाँ, इसीलिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 2 से 1 सेकंड के बीच में जो चेंज इन पोजीशन हुआ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन और आ रहा है, सी इज ऑलवेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन? यस, हमेशा होगा, हमेशा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, हमेशा। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर होने के लिए जरूरी यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज हैज टू बी ओरिजिन। क्या बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट्स आएंगे बेटा, ये ना क्लियर ही नहीं होता है बच्चों को, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत करके आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपकी रियल फिजिक्स शुरू हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, क्या क्लियर है? इसे उतारे, आगे बढ़ता हूं मैं फास्ट, अच्छे से उतारना, क्विकली, थोड़ा फास्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर बड़ा होगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बड़ा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ना, ds वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ऐसा बोल सकते हो तुम, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं आपको यहाँ पे याद दिला रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किताबों में ढूंढने पर बहुत पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, हमेशा होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन लेता है, इफ x इज पोजीशन इन मीटर्स, ठीक है, and in meters, and t is time in seconds, ठीक है, and x is equal to 2t cube plus 4, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 seconds। बट याद रखना x इज पोजीशन बोला है, मतलब x है लेकिन इसको एक पोजीशन की तरह ट्रीट करो, दिस इज पोजीशन, ठीक है? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 to 3 सेकंड के लिए। s0 to 3 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s0 to 3? दिस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्या आप 1 मिनट ट्राई कर सकते हो क्विकली? इससे ज्यादा नहीं दूंगा, फास्ट फास्ट। गुड। देखो क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अभी हमने पढ़ा था, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो। अब हमें ये वेक्टर फॉर्म में ना लिख के ऐसे डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही दिया हुआ है 2t क्यूब प्लस 4, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इट विल बी पोजीशन एट t इक्वल टू 3 माइनस पोजीशन एट t इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बोलो? पोजीशन एट t इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3,
27 into 2 54, 54 plus 8 is 58, minus t equal to 0, t equal to 0 is 4. क्या आपका आंसर आया 54 मीटर? क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया? तुमने 18 कैसे बोला? 18 कैसे बोला? 18 तो नहीं है, 54 आ रहा ना, 18 कैसे आया तुम्हारा? स्क्वायर करने पर भी नहीं आता है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, उसने स्क्वायर कर दिया है शायद, 2t² + 4 किया था क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या बात समझ में आई है? x इज पोजिशन मीटर एंड t इज टाइम इन सेकेंड एंड x इक्वल टू 2t + 4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3 पूछा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। एक सेकेंड, कैलकुलेशन सही है ना? 54 मीटर सबका आंसर आया है, बेसिक है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से देखना है। सपोज मैं आपको बोलूं क्वेश्चन, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल नहीं लिख रहा हूं, इट्स गिवन बाय सपोज 2t I कैप प्लस t² minus 3j कैप। सपोज आई गिव यू दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल हमेशा कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करो। पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका मैंने बताया था, पोजीशन वेक्टर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। अब ये जो x है, ये x सपोज इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो 2t लिख दिया। y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम t, t² - 3, और यहाँ पे k कैप नहीं है, 2d में चल रहा है तो k कैप नहीं है, z की वैल्यू 0 है, तो हो सकता है ये। तो इस फॉर्मेट में मैंने पोजीशन वेक्टर रखा है। तो पोजीशन वेक्टर इज 2t I कैप प्लस t² - 3j कैप। ठीक है, तो आपको निकालना है, ठीक है, फाइंड displacement vector in 1 to 3 seconds। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 to 3, इसको रीड कैसे करेंगे? मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं आपको। इसको, इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट 1 to 3? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 to 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये नोमेनक्लेचर समझो, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्या आप बता सकते हो? ट्राई करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो, वेक्टर के लैंग्वेज को समझो फास्ट। फोर आई कैप प्लस 8j कैप, ओके, 4i कैप प्लस 8j कैप, ओके ओके। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही पूछा है तो आपको अकॉर्डिंगली आपका आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, क्या इसमें देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 1 to 3 सेकेंड्स, मतलब एक इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? पोजीशन वेक्टर एट 3 सेकेंड माइनस पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकेंड, इज इट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या यही हमने सीखा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर? इसी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से ये आया हुआ है। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 to 3 सेकंड हो रहा है, तो इस 1 to 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो S1 to 3 इज R3 minus R1। क्या बात समझ में आई? क्या क्लियर है ये समझ में आया? अब R3 की वैल्यू क्या होगी बोलो? R3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? R3 की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 t R3 मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स है, राइट? इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ। इज दिस व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? तो आप पहले निकाल लो पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 3, बेसिक
ये सब एकदम सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। t इक्वल टू 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा 6i कैप प्लस 9 माइनस 3 6j कैप। And what is the position vector at t equal to 1 second? It will be 2i cap minus 2j cap. तो इसकी जो वैल्यू आएगी पोजिशन वेक्टर एट t इक्वल टू 3 6i cap plus 6j cap minus 2i cap plus 2j cap. क्या आपका रिजल्ट आएगा 6i minus 2i? Is it 4i cap? 6j plus 2j? Is it 8j cap? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? 6i 4i plus 8j कैप आएगा। क्या क्लियर है? ये कंफ्यूज्ड? क्या क्लियर है? क्या लैंग्वेज समझ पा रहे हो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या क्लियर है ये? तो ये आपकी आई डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 1 to 3 सेकंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आपको अगर पूछ ले डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताओ, क्या आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी s 1 to 3 सेकंड, इसको दो डंडों के बीच में रखेंगे, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। फिर आपसे पूछा जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कहां पे थी? इनिशियल पोजीशन वेक्टर थी 2i minus 2j कैप। दिस वाज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर था 6i plus 6j कैप। ठीक, और आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुई 4i plus 8j कैप। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या ये हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? क्या आप इसे अप्लाई कर पा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस 8j कैप। क्या समझ आ रहा है एवरीवन? 32 प्लस 16 48। क्या मेरी बात समझ में आई है? वेक्टर्स नहीं है, अच्छा क्लियर नहीं है। देखो इतना पढ़ाने के बाद भी क्लियर नहीं है, और कितना स्लो पढ़ाया जाए आपको बोलिए। मुझे इसी बात का डर था क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो ना। क्या बात समझ आ रही है एवरीवन? प्लीज टेल मी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज दिस व्हाट इज योर आंसर? करेक्ट। क्या ये सबको समझ में आया है? अंडर रूट 80 आएगा। 64 प्लस 16, हाँ अंडर रूट 80, यू आर राइट, अंडर रूट 80। क्या क्लियर है ये? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अंडर रूट 80 करेक्ट है, बिल्कुल सही है, आपका सही है, मैं गलत हूं। क्लियर है ये? अच्छा अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं बता दो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कैसे निकालेगा? क्या ये 4i कैप प्लस 8j कैप, 4i कैप प्लस 8j कैप वाला जो वेक्टर है, ठीक है ना, 4i कैप प्लस 8j कैप वाला जो वेक्टर है, क्या इस वेक्टर को आप, ये कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे, क्या आप इसको पटक के ओरिजिन पे ला सकते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंगल? तो 4i कैप प्लस 8j कैप, क्या ये इस टाइप का कुछ होगा? 4i कैप एंड 8j कैप, क्या इस टाइप का कुछ होगा वेक्टर? मान लो ऐसा, ठीक है, ये ओरिजिन पे ले आया आपने, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ये है 4,8। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ है 4, ये जो लेंथ है ये लेंथ है 8, यस और नो? तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? tan थीटा इज इट इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। क्या मेरी बात समझ में आई है? वेरी गुड। क्या ये क्लियर है? tan इनवर्स 2 इतना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये सब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो समझो, एक चीज समझो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो थी एक्चुअली अगर आप सिचुएशन देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पिक्चर देखो, इसीलिए मैं ये सब एग्जांपल कराता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। सुनो ध्यान से, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप स्लो रहे बट आपको समझ में अच्छे से आएगा। स्लो रहे तुम आज जो मेरा लेक्चर करने का जो मेरा प्लान था उस प्लान को आपने 50% भी कंप्लीट होने नहीं दिया। इट्स ऑलमोस्ट टाइम, क्योंकि आप रेस्पॉन्स उतना फास्ट नहीं करते हो, यही होता है क्लास में, ठीक है ना। मुझे अगर पढ़ाना होगा बिना आपको देखे हुए तो मैं अपने रफ्तार से सब कंप्लीट करा दूं, बट फायदा उससे कुछ होता नहीं। आपका रेस्पॉन्स, आपको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। सुने ध्यान से, अभी मुझे एक बात बोलो, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1, 2i minus 2j कैप। 2i minus 2j कैप कहां पे है? क्या ये यहां पे कहीं पे है? टू कॉमा माइनस 2। क्या ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, क्या ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है? हाँ हाँ बराबर। एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या है? 6i कैप प्लस 6j कैप। 6i कैप प्लस 6j कैप मतलब यहां पे कहीं पे है।
6,6। तो आपकी जो वेक्टर हुई वो ऐसे आई, देखो ध्यान से, ये आपकी पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे नहीं रहता है, पोजीशन वेक्टर का टेल ओरिजिन पे रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों ने आज उस पे भी बहुत टाइम लिया। अब सुनो ध्यान से यहां पे, अब अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं, क्या ये है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं? अब एक्चुअल पाथ जो है इस पार्टिकल का, सुने, एक्चुअल पाथ जो इस पार्टिकल का है, मान लो एंट यहां से चला था, एक्चुअल पाथ कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्चुअल पाथ। बट ये जो ब्राउन कलर वाला एरो है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब समझने वाली बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? एक सेकंड, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। टाइम गया है, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जरूरत पड़ा तो, लेकिन समझेंगे अच्छे से। मुझे एक बात बोलो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है? बोलो बोलो, क्या ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है? थोड़ा फास्ट प्लीज। क्या ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है? नो, इट इज नॉट क्रॉसिंग फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन अगर कोई मुझे बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये बोलो, तो क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, अलाउबल मूवमेंट दे सकता हूं, एंड देन आई कैन फाइंड आउट दैट एंगल व्हिच इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो। तो वही तो किया है यहाँ पे, वही तो किया है यहाँ पे, इस सिचुएशन को यहाँ से उठा के यहाँ पे तो डाला है मैंने, ये देखो, वही तो किया है मैंने। क्या फील आई? क्या फील आई? बोलो हाँ या नो। एकदम समझ में आया है? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। समझ में आई ये बात? मेरे पास कितना टाइम है? आई एम हैविंग 3-4 मिनट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लिखो, देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका था कि डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में फर्क है। जब एक्चुअल जर्नी अंडरटेक की जाए तब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई जर्नी अंडरटेक ना हो तब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, याद करो, कि सपोज इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्या कोई जर्नी अंडरटेक हुई है जो कि अर्थ से सन तक हुई है? नहीं। तो कोई अगर जर्नी अंडरटेक नहीं हुई है तो हम उसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन अगर जर्नी अंडरटेक की गई है देन वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड शब्द तब आता है, comes into picture, लिखें, comes into existence or picture when journey is undertaken between initial and final positions, तभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। अदरवाइज हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना। यू नो, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, क्या बोलोगे तुम? स्पीड की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला सुनो, स्पीड का फॉर्मूला, इज इट डिस्टेंस बाय टाइम और इज इट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम? जिस टाइम, टाइम मतलब जिस टाइम में, ये टाइम इंटरवल है, जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, कौन सा सही फॉर्मूला है? बिल्कुल सही, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये गलत है भाई, और मैक्सिमम बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स में स्पीड की डेफिनेशन दी हुई है डिस्टेंस बाय टाइम, गलत है भाई। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ taken by the body when the body is undertaking a journey, when the body is undertaking a journey, when the body is undertaking a journey, length of the actual path taken by the body or traveled by the body
when the body is undertaking a journey. This is what is distance traveled का basic definition. ठीक है? अच्छा, distance traveled जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगी, इसकी जो यूनिट है SI यूनिट मीटर्स है, SI यूनिट मीटर्स m में लिखा जाता है, m मीटर्स, ठीक है ना, SI यूनिट है। अब बाकी यूनिट होते हैं किलोमीटर किलोमीटर, अपने सहूलियत के लिए बना देते हैं, बट SI यूनिट मीटर्स में ही है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम है क्या अपने पास, 5 बज गए, ठीक है, 2 पॉइंट लिखा दूं या छोड़ दूं, कल बात करते हैं, चलो आज हम पीछे रहे, अपना एजेंडा कवर नहीं कर पाए, चलिए बाय, टेक केयर।